नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी के बाद पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक ऐसा दूसरा संगठन है जिसके प्रतिबंध पर देश में हो हल्ला भी मचा हुआ है। शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस पर आज ये खबर आई कि सरकार ने पॉपुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी पीएफआई और उससे जुड़े 8 सहयोगी संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। पीएफआई पर कई दिनों से छापेमारी, बल्कि बहुत लगभग 1-1.5 महीने से सुरागरसी, पतारसी छापेमारी चल रही थी और दूसरी कार्रवाइयां भी लगातार चल रही थी। ईडी और जो अन्य एंटी टेररिस्ट इकाइयां हैं वो काम कर रही थी और ईडी तो काफ़ी दिनों से पीएफआई की जो टेरर फंडिंग है उसकी जांच कर रही थी। इन कार्रवाइयों के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। लगभग 250-300 लोग गिरफ्तार हुए थे और पूरे देश में एक साथ सुरक्षा एजेंसियों ने पीएफआई के नेटवर्क पर सर्जिकल स्ट्राइक की, रेड की और जिस प्रकार से उन पीएफआई के जो कनेक्शन हैं उन्हें खंगाला गया, उनके खातों को देखा गया, उनके लोगों की जांच पड़ताल की गई, उससे सहज अंदाजा हो रहा था कि इस पर प्रतिबंध भी लगेगा और आज उसका ऐलान गृह मंत्रालय की तरफ से कर दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या देश में इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है या होने जा रहा है? मंथन आज इसी पर। पीएफआई पर प्रतिबंध के साथ ही इसके विरोध में भी स्वर मुखर होने लगे और खास तौर पर विपक्ष कुछ ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। पीएफआई पर कार्रवाई को मुस्लिम संगठनों से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष इसे अलग चश्मे से देख रहा है और ये कहा भी जाने लगा है कि देश में मुस्लिम जमात से जुड़े संगठनों को टारगेट किया जा रहा है। ये सारे आरोप विपक्ष के हैं। कुछ बयानात सुनिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह को सुनिए, समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, तमाम बयानात सुनिए, उसके बाद हम इस पर मंथन करेंगे। PFI is a avatar of SIMI, KFD and PFI. They were involved in anti-national activity. They were involved in a lot of violences. That's how they were doing all anti-national activities, and time had come to ban this organization. स्थान में भी जिस प्रकार से कई जिलों में, करौली में, जोधपुर में, कई जिलों में, उदयपुर में कई षड्यंत्र के रूप में हाथ था। ये जरूरी है कि देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए इस पे बैन होना चाहिए। वो पिछड़े मुसलमान दलित को दबाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनको दबने नहीं दिया जाएगा, इनका साथ दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास केवल तोड़ फोड़ के अलावा कुछ नहीं है। समाज को पूरी तरीके से विकृत कर रही है। समाज में सामाजिक विषमता भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है और इस देश को बर्बादी के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी लिए जा रही है। पीएफआई पे जो छापे पड़ रहे हैं, हर उस ऑर्गेनाइजेशन पे छापे पड़ने चाहिए जो मुल्क के खिलाफ है, मगर उसका ठोस सबूत होना चाहिए। सिर्फ एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है और उस पर छापे पड़ रहे हैं, ये गलत है। अगर कोई मुल्क के खिलाफ है तो मैं तो सबसे पहले कहूंगा उसको फांसी से। आपने बयानात सुने, ज़्यादातर जो नेता हैं विपक्ष के,
चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों चाहे अन्य हों, वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई अगर आतंकवादी संगठन है और सबूत हैं आपके पास, फांसी पे चढ़ा दीजिए। कांग्रेस पहले इस बात को कह रही है कि बीजेपी सरकार के बहाने मदरसों को टारगेट कर रही है, यानी बीजेपी की जो वैसा ही कुछ बड़ा, ये लोग कह रहे हैं कि जो बड़ा होने जा रहा है वैसा ही कुछ बड़ा, जो कश्मीर जैसा कुछ होने जा रहा है क्या, जैसा कुछ दिन पहले कश्मीर में हुआ था, धारा 370 को खारिज कर दिया गया था, हटा दिया गया था। इस बात में कितनी सच्चाई है यह भी पता चल जाएगा, लेकिन पीएफआई पर बैन इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी पर हम अगले 40-45 मिनट तक मंथन करेंगे। इस मुद्दे की बात हम इस पर करेंगे। पीएफआई पर आरोप है कि आतंकी फंडिंग, आतंक फैलाने भारत देश में, भारत की व्यवस्था के खिलाफ काम करने, राजनीतिक हत्याएं खासतौर पर केरल में करवाने और दंगे भड़काने और मुसलमान युवाओं को गुमराह करने, भारत की व्यवस्था के खिलाफ भड़काने, भारत की सरकार के खिलाफ उनमें जहर भरने, जहर का इंजेक्शन लगाने का काम पीएफआई ने किया है। ये रिपोर्ट सरकार के पास है, सरकार की रिपोर्ट इस बात को कहती है, उनके पास ठोस प्रमाण भी सरकार के पास है और इन्हीं प्रमाण के आधार पर, इन्हीं राष्ट्र विरोधी प्रमाणों के आधार पर पॉपुलर जो कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध फिलहाल लगा दिया गया है और उसके तमाम सारे संगठनों को भी इस दायरे में रखा गया है। 8 संगठन प्रमुख रूप से हैं जो पीएफआई से जुड़े हैं, उनको भी इस दायरे में लिया गया है। इसके बाद देश भर में लगातार छापेमारी चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी लगातार छापेमारी चल रही है, पूरे देश में जगह जगह छापेमारी चल रही है और पूरे देश में जहां जहां पीएफआई या उससे जुड़े संगठनों के कार्यालय थे वो बंद कर दिए गए हैं, यानी वो वहां लोग कार्यालय बंद करके भाग खड़े हुए हैं। जो पीएफआई का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप था उसका नाम भी बदल कर मीडिया अपडेट रख दिया गया है। ये फिलहाल ताजा अपडेट है, लेकिन इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि पीएफआई इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई और हाल में ही एनआईए और तमाम एजेंसियों ने तमाम छापेमारी की थी, जैसा कि हमने बताया, और 250 से अधिक लोगों को गिरफ्तार। पीएफआई काम किस तरह कर इस क्यों लगाया गया? सबसे पहले पीएफआई के बारे में जानते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के 3 इस्लामिक मुस्लिम संगठनों को मिलाकर इसका 3 संगठनों का विलय करके पीएफआई का गठन किया गया था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक का फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीथा नीति पसराई शामिल थे। पीएफआई का दावा है कि इस वक्त देश के जो 23 राज्य हैं वहां उनका संगठन सक्रिय है और तमाम कुछ लोग, ये भी खबर है, पुख्ता प्रमाण हैं सरकार के पास, एजेंसियों के पास, कि पीएफआई में तमाम वो लोग भी बहुत प्रमुख भूमिका अदा कर रहे हैं जो इस्लामिक मूवमेंट, जो एक बैंड संगठन है ऑलरेडी, उस पर वो काम कर रहे थे और ये लोग सब सारे लोग काम कर रहे हैं। इसकी देश भर में तमाम शाखाएं हैं और पीएफआई के बारे में ये रिपोर्ट है कि वो देश विरोधी कार्य में वो लगे रहते हैं। पीएफआई को फंड पिछले साल फरवरी में प्रवर्तन निदेशालय ने पीएफआई और स्टूडेंट, इसके जो विंग हैं, उनको लेकर एक जांच की तो पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई कि तमाम जो विदेशी फंडिंग हुई है, तरह तरह की फंडिंग, गल्फ देशों से फंडिंग हुई है बिजनेस डील के नाम पे और फंड इकट्ठा किया जाता रहा है। इसी तरह दिल्ली में जिस तरीके से दंगे हुए, राजस्थान में दंगे हुए,
शाहीन बाग में भी पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट देखा गया। इस बात की जानकारी सरकार के पास अच्छी पुख्ता जानकारी, और सरकार ने समय समय पर, सरकार के प्रवक्ता जो जांच एजेंसियों के लोग हैं वो इस बात को समय समय पर कहते रहे। सीए एनआरसी प्रदर्शन में भी पीएफआई के लोगों ने एक प्रमुख भूमिका अदा की और वो लगातार लोगों को भड़काते रहे। 2013 के बाद पैसे ट्रांसफर करने, डिपॉजिट करने की गतिविधियां भी तेजी से बढ़ी और जांच एजेंसियों ने हवाला के जरिए पैसा आने की बात भी कही। पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन है। 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। एनआईए कह रहा कि कट्टरपंथी संगठन है। एनआईए ने जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात पाई थी। एनआईए के डोजियर के मुताबिक यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, ये एजेंसियों ने आगाह किया था। तो अब बहुत सारे धर्मांतरण जैसे मामलों में भी ये इन्वॉल्व रहता है। मतलब कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये एक तरीके से भारत को अस्थिर करने की एक पूरी भूमिका पीएफआई बना रहा था। अब ये सरकार की जो चार्जशीट है वो यही कह रही है, और जो देश भर में अस्थिरता, दंगे, तमाम तरीके के बवाल हुए, उसमें शायद ही कोई ऐसा बवाल रहा हो जिसमें पीएफआई का नाम सुरक्षा एजेंसियों ने ना लिया हो। तो अपने आप में जाहिर सी बात है ये कोई बहुत उस तरह का संगठन तो है नहीं कि बिल्कुल ये कोई माला जपने का काम कर रहा। कुछ गड़बड़ तो है, ये कुछ कर तो रहे हैं निश्चित तौर पर, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और अगर सरकार के पास कोई पुख्ता जानकारी है, सरकार अगर किसी संगठन पर बैन लगाती है, छापेमारी गिरफ्तारियां होती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कच्चे सबूत सरकार के पास होंगे। सारे पक्के सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई हुई है और लगातार, चाहे वो सरकारी प्रवक्ता हों, चाहे अन्य लोग हों, एजेंसियां हों, इस बात को कह रहे हैं कि वो पुख्ता प्रमाण हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने भी कहा कि उनकी सरकार ने पुख्ता प्रमाण पर कार्रवाई की है। अब वास्तव में पीएफआई की मंशा क्या है, इस देश को लेकर क्या मंशा थी, और अब पीएफआई पर बैन, मदरसों का सर्वे, वक्फ संपत्तियों का सर्वे, इसको लेकर भी एक अलग तरीके का एंगल बन रहा है या विपक्ष बना रहा है। इस पर मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। मेहमानों का परिचय करा देते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी और बहुत ही अपने वक्त के बहुत ही ईमानदार और दबंग अधिकारी रहे सुब्रत त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुब्रत जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार, धन्यवाद आपका। बीडी नकवी साहब पूर्व जज हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार जज साहब। संत मुरारी दास हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में आप दूसरे नंबर की हैसियत है आपकी, और आरएसएस के बहुत पुराने प्रचारक भी आप रहे हैं। शकील सिद्दीकी साहब अल इमाम संगठन के प्रवक्ता हैं, और देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, संपादक आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का स्वागत। भदौरिया जी, आपका भी बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन, बहुत आभार सभी मेहमानों का वक्त देने के लिए। चर्चा की शुरुआत आलोक भदौरिया जी से ही करते हैं। भदौरिया जी, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया पीएफआई पर। बहुत दिनों से हम लोग जो भी कोई घटना इस देश में हो रही थी उसमें यह नाम आ रहा था कि पीएफआई, हर घटना में कहीं ना कहीं पीएफआई का नाम सुरक्षा एजेंसियां ले रही थी। सरकारी एजेंसियां ये या जो भी इसका, अगर उसकी सामग्री, उस तरीके की सामग्री इनके पास में है जिससे ये पता चलता है कि देश विरोधी, टेरर फंडिंग या आतंकवादी घटना या रेडिकलाइजेशन ये करते आई, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई, वो ये 5 साल का बैन क्या चीज होती है? बैन तो बैन होता है। क्या आप ये 5 साल की कोई मियाद दे रहे हैं सुधरने की? क्या ये रिफॉर्मेटरी स्कूल है क्या? भारतीय संविधान या भारत इतना बड़ा जो जनतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, तो क्या ये रिफॉर्मेटरी स्कूल है? रिफॉर्मेटरी स्कूल, भाई बच्चे भी रखे जाते हैं तो वो जुवेनाइल में रखे जाते हैं, जेलों में डाला जाता है, किस लिए? सुधार के लिए।
तो सवाल है कि आपने 5 साल का बैन क्यों लगाया गया, मैं इस बात से सहमत हूं, नंबर 1। दूसरी बात, अगर बैन लगाया होगा, अभी मेरे पास उतनी जानकारी नहीं है, मीडिया में भी नहीं जानकारी है, हम तो उसी पर यकीन कर रहे हैं जो एनआईए जो बयान दे रही है या जो इस तरीके की बातें सामने आ रही है, टेरर फंडिंग से लेकर सारी चीजें। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि भारतीय संविधान की खूबसूरती है कि ये जो भी कार्रवाई एनआईए करेगी सब कोर्ट में जाएगी, सभी जुडिशियल स्क्रूटनी का विषय है। हम उम्मीद करते हैं कि उसने जो भी एनआईए जो कार्रवाई करे वो जुडिशियली भी कोर्ट के में भी वो स्टैंड करे, तब तो ठीक है। एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण है जो मैं कहना चाहता हूं, एक तो ये 5 साल का बैन नहीं समझ में आया, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, नंबर 1। नंबर 2, ये टेररिज्म, टेरर फंडिंग, आतंकवादी घटनाएं, ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है किसी भी देश की एकता अखंडता के लिए और राष्ट्र की संप्रभुता के लिए। तो मेरा बस सिर्फ एक ही दरखास्त है और एक ही सरकार से भी मैं इस मांग में करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया इन सारी चीजों को बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरीके से उसकी तर्ज पे बनाकर जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही है कि वो साल भर 2 साल 3 साल से ये छानबीन कर रहे थे। जब छानबीन करने के बाद पहुंचे तो वो जल्दी से चार्जशीट और जल्दी से सजा के मुकाम तक भी पहुंचना चाहिए। इसके लिए अगर संविधान में अगर हमको एविडेंस एक्ट में अगर संशोधन करने की जरूरत आती है, देखिए जहां अगर टेररिज्म का मामला आता है तो हमको वहां उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। एक चीज और महत्वपूर्ण है, देखिए जब आप बैन किसी संगठन पर लगाते हैं, अभी तक का ये अतीत रहा है, चाहे सिमी को ही आप देख लीजिए, सिमी पर बैन लगाया गया तो उसके कुछ समय के बाद में ये एक पीएफआई पैदा हो गया, तो ये तो नाम बदल करके फिर आ जाते हैं। दूसरा, मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई, हालांकि मैं इसको बहुत सही नहीं मानता, लेकिन मैं एक मुद्दा ये उठाना चाहता हूं कि पीएफआई एक रेडिकलाइजेशन का काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप केरल में जाएं तो केरल में आप याद करिए कि अच्युतानंद की सरकार थी, उन्होंने 2010 में ये कहा था कि भाई ये तो रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं। उसके बाद में केरल में ओमन चांडी की सरकार आई, ओमन चांडी यानी कांग्रेस की सरकार आई, उसको आप ऐसे कह सकते हैं। उनका ये कहना था कि ये तो सिमी नए फॉर्म में आ गई। अब सवाल ये है कि जब इतनी चीजें जब यहाँ पर हैं, आज की बयानबाजी छोड़ दीजिए, मैं तो अतीत की बयानबाजियों की मैं बात करता हूँ, तो वहां अगर सब अगर ये मान रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमको इस एसडीपीआई पर आपने प्रतिबंध नहीं लगाया, जबकि एसडीपीआई के बारे में जो कुछ सूत्रों से जो खबरें मिली हैं, इनमें से कई सारे तो ऐसे लोग हैं जो पीएफआई से उधर आए हैं, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई से उसमें आए हैं एसडीपीआई में। मैं यहाँ कहता हूँ कि लोकतंत्र में बिल्कुल राजनीतिक इकाई पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, मैं इस पर भी कायल हूँ, इस पर भी मैं कायम हूँ, लेकिन अगर किसी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पर अगर इतना प्रतिबंध होता है तो उसको क्यों छोड़ा गया? क्या ये करना, देखिए पीएफआई की हम बात करते हैं तो पीएफआई का प्रमुख तौर पे जो कार्य क्षेत्र रहा है वो केरल रहा है, कर्नाटक है और ये तमिलनाडु है, सबसे ज्यादा केरल में। आपने इस पॉलिटिकल विंग को क्यों छोड़ दिया वहां पे? इसलिए छोड़ा कि यहाँ पे कर्नाटक के भी चुनाव होने वाले हैं, क्या ये राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश है? मुझे नहीं खोजना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे नहीं खोजना चाहिए, लेकिन मैं करूं क्या? क्या तर्कों को पीछे छोड़ दूं? ये सवाल है दुर्गेश जी, और इस पे मुझे आपत्ति है 5 साल का प्रतिबंध। प्रतिबंध तो दुर्गेश जी, मेरी आवाज आ रही है दुर्गेश जी? ठीक बात है, ठीक बात है आलोक जी, लगभग सारी बातें, बहुत सारे आपने सवाल उठा दिए। मैं सुब्रत त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी रहे, बहुत वरिष्ठ अधिकारी रहे और अपने समय बहुत सारे जांच पड़ताल काम और बहुत सारी चीज़ें सुब्रत त्रिपाठी जी के नाम हैं। त्रिपाठी जी, इस तरह के जो संगठनों की जांच होती है और तमाम से इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसमें तत्कालिक रूप से जब हम कोर्ट में जाते हैं अमूमन तो वो सबूत फिर ठहरते नहीं हैं, तो वो चीज़ें किस तरीके से इस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? और पीएफआई के बारे में, अब आप सेवा में भले नहीं हैं लेकिन बहुत सारी आपके जो जूनियर्स होंगे उनसे बातचीत होती रहती होगी आप पे, और आप तमाम फ्रंट पे आप काम कर चुके हैं। ये सरकार ने बैन लगाया है, जाहिर सी बात है किसी आतंकी संगठन से निपटने का ये कि बहुत कठोर तरीका है और इससे भी कठोर तरीके से निपटना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जहां तक मेरा दृष्टिकोण है
जी शुरुआत में और जल्दी शुरुआत में हाँ या ना में निर्णय लेना चाहिए। अगर सिमी पर बैन लगा तो सिमी के लोगों पर जो उससे संबंधित है, छूट के आए या जो नहीं बंद किए गए, उन पर निगाह रखनी चाहिए थी। वे किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर उनकी गतिविधियां सामने आ रही थी, अगर तथाकथित सेक्युलर ब्रांड के केरल के पॉलिटिशियंस भी अगर इस बात को कह रहे थे तो इस मुझे लग रहा है कि सुब्रत जी का संपर्क, कुछ नेटवर्क गड़बड़ा रहा है। हम संत मुरारी दास के पास चलते हैं। मुरारी दास जी, इस तरीके से आतंकवाद में झोंकने की साजिश, इस पर आपका दृष्टिकोण और जो आज कार्रवाई हुई है, और आलोक जी ने एक सवाल भी उठाया कि इसकी राजनीतिक विंग एसडीपीआई पर बैन नहीं लगा, इसको लेकर भी आपका दृष्टिकोण सामने आना चाहिए। देखिए, अगर कोई चीज गलत है तो गलत है, उस पर कंप्लीट बैन होना चाहिए, वरना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। अगर और बैन शुरुआत में ही लगना चाहिए, ताकि तमाम ऐसे लोग जो कि जानबूझ के उधर प्रेरित ना हो, वे धोखे में उधर जाके भागने न पाए। इसलिए देर आए दुरुस्त आए, अगर सही है, क्या सही है क्या गलत, अभी कोर्ट में कैसे जाएंगे, सामने आएंगे। लेकिन अगर संदेह भी हो तो संदेह पर भी बैन लगाया जाता है। विपक्ष के लोग भी मांग इसकी कर चुके थे और सत्ता पक्ष में भी तमाम लोग पहले मांग कर चुके थे। ऐसी हालत में इसकी गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए और खासतौर जो सिमी के पास एक्टिविस्ट है, उनकी प्रेजेंट गतिविधियों पर दृष्टि रखते हुए यह कार्य पहले होना चाहिए था। और अगर आज हुआ है तो इस पर खाली आलोचना के लिए आलोचना नहीं होनी चाहिए, बल्कि समय के साथ यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जैसे कहा गया कि जो भी कार्रवाई हो वह संतुलित ढंग से करके उस पर जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट वाली बात जो कही गई, 10 साल तक खामखा में लटकाई न जाए। जल्दी से जल्दी जेट में सुनवाई करके इस पर फैसले सुनाए जाएं, क्योंकि गवाह बाद में मुकर जाते हैं और कई बार अनायास कुछ लोग झूठे पड़े रह जाते हैं और कई बार सच्चे लोग भी छूट जाते हैं। इसलिए प्रकरणों का जल्द विस्तार होना चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो संत मुरारी दास के पास चलेंगे और उनका इस पूरे जो प्रकरण है और किस तरीके से पीएफआई देश के लिए, राष्ट्र के लिए खतरा बन रहा था, इस पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर छह माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। मस्त मस्त
मस्त मस्त मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़े मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पीएफआई पर प्रतिबंध को लेकर विपक्ष में प्रतिक्रिया है, तीखी प्रतिक्रिया, और खासतौर पर विपक्ष के जो मुस्लिम नेताओं ने सीधे सीधे इसे मुसलमानों का दमन बताया है। हमारे राजनीतिक संपादक शबी हैदर ने समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क से बातचीत की। होती हैं उन कमियों को ठीक किया जाए और अधिवेशन के जरिए बहुत सारी जो कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। बर्क साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि कहा यह जा रहा है, राजनीतिक मंचों से ये कहा जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि मुसलमानों में बेचैनी है, एक बेचैनी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि मुसलमान बेचैन है इस मुल्क के? नहीं दीजिए, मुसलमान जहाँ ये देश सबका है, मुसलमानों का भी है, और मुसलमानों तो यहाँ 700-800 साल हुक्मरानी भी की है इस मुल्क के अंदर, समझ गए? तो मुसलमान भी इस देश का एक हिस्सा है, उसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। और बहरहाल ये कोई बिरादरीवाद या हिंदूवाद या वो हमेशा हिंदू मुस्लिम का नारा है उनका, जो नफ़रत का नारा है, वो नफ़रत का नारा उनका आज तक ख़त्म नहीं हुआ। इस नफ़रत के नारे से ही आज देश पीछे चला गया। देश के अंदर भुखमरी हो रही है, देश के अंदर क्या नाम महंगाई इतनी बढ़ रही है कि हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर, पीएफआई पे एक संगठन है, उस पर छापेमारी हुई है और कहा जा रहा है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। तो मदरसों का सर्वे हो रहा है और लैंड वक्फ का जो बोर्ड है उसकी सर्वे की बात की जा रही है। पीएफआई पे आपका क्या नज़रिया है सर, इस पर बैन लगना चाहिए या नहीं? नहीं, गलत बैन गलत है। पीएफआई भी हिंदुस्तान की एक पार्टी है जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है, समझ गए ना? तो सारा जो नज़ला है इनका मुसलमानों की तरफ है कि मुसलमानों ने एक तरफा होकर ये खुद उसको समाजवादी को वोट दे दिया। मैं दावे से कह सकता हूँ कि मुसलमानों ने 99% वोट क्या नाम है समाजवादी को दिया, बिल्कुल दिया। लेकिन समाजवादी को भी ये देखना चाहिए, तो जब समाजवादी तुम्हारे साथ हर तरीके से साथ काम कर रही है तो तुम्हें भी बहरहाल उसकी हौसला अफजाई करनी होगी। हम अगर हौसला अफजाई, वो लोग कोई भी हों, किसी कौम, किसी बिरादरी, किसी अकीदे के लोग हों, हिंदू मुसलमान कोई भी हों, तो बहरहाल जो उनके साथ हैं वो उनका हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। पीएफआई पे बात रह गई सर, आपने कहा कि बैन नहीं होना चाहिए, मुसलमानों का रिप्रेजेंट करती है। मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती तो बैन गलत है, लगाया गया। वो गद्दार वतन तो है नहीं, या इन पर कोई, वो भी इस मुल्क के रहने वाले हैं, सिर्फ उनका कसूर ये है कि वो मुसलमानों की बात कह रहे हैं। मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज़ाती इस देश के अंदर हो रहा है और मुसलमानों को जिस तरीके से सताया गया है और उनके साथ जुल्म और ज़ातियाँ हुई हैं, यहाँ तक कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई, जो नपुर शर्मा ने की और नवीन जिंदल दोनों के, उनके ख़िलाफ़ आज तक नो एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। ना आज तक उनका बयान है, मोदी जी का है, ना उनका है अमित शाह साहब का है, किसी का बयान नहीं। अरे भाई, जब एक कोई आदमी जुर्म करे और पूरी कौम को उसको बेचैनी पैदा हो जाए, तो मुसलमान
का अकीदा है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ तक कि आपने देखा कि जब ये मसला तो हिंदुस्तान का था, सारे वर्ल्ड के जितनी मुस्लिम कंट्रीज थे सब ने इसको अपोज किया और सब खड़े हो गए इस मसले पर। न सिर्फ हिंदुस्तान, सारी दुनिया का मुसलमान एक प्लेटफार्म पर है। जी हाँ, और इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके साथ ये इतनी ज़्यादती की जाए। हमने मांग की और सब ने मांग की है कि इनके खिलाफ इनकी गिरफ्तारी की जाए, मुकदमा कायम करके इनको जेल भेजा जाए और जेल और अदालत इनके मामले को तय करे कि इन्होंने क्या गलती की है और इस तरीके से सारे मुल्क के मुसलमानों में और सारी दुनिया के मुसलमानों में बेचैनी पैदा हुई। बिल्कुल, देखिए बर्क साहब जो हैं वो तो संत मुरारी दास जी, बर्क साहब कह रहे हैं कि भाई ये पीएफआई के लोग गद्दारे वतन नहीं हैं और वो एक निर्वाचित सांसद हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों आज तक जो नबी की शान में गुस्ताखी हुई है वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं। आपका नजरिया पीएफआई ने किस तरीके से भारत की जड़ों को कमजोर करने की कोशिश की, यहाँ आतंक फैलाने की कोशिश की, और ये जो बर्क कह रहे हैं कि भाई ये वो भी इसी देश के लोग हैं, गद्दारे वतन नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद। चौहान साहब, पीएफआई के लोग तो गद्दारे वतन है ही, लेकिन इनके साथ सहयोग करने वाले भी गद्दारे वतन है। भले ही वो बहुमत के आधार पर लोकसभा या विधानसभा पहुंच जाते हैं, और ये लोग हैं उस समाज के लोगों को बहका करके उनके वजह से भी बेदीन करते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है अपने वतन की मोहब्बत ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। हुब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान, ये वर्कशॉप भूल जाते हैं। और ये उसी पार्टी के हैं कि जो सिम्मी इस देश के अंदर गद्दारी कर रही थी, जो सिम्मी इस देश पे आतंकवाद फैला रही थी, इसी पार्टी के मुख्यमंत्री ने सिम्मी के ऊपर के उत्तर प्रदेश के जिन लोगों पर मुकदमे थे उनके मुकदमे वापस लिए थे। तो इनका ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है। दूसरे नंबर पे इस देश का मुसलमान कतई नहीं है। हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने आज से एक हफ्ते पहले ही ये फैसला लिया था कि हम मांग करेंगे कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया जाए, और पीएफआई ही नहीं, पीएफआई जैसे जितने भी संगठन हैं उन सब पर प्रतिबंध लगाया जाए। उसके साथ साथ में जो हमारे राजनीतिक संपादक जी ने जो बातें कही वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे हमारे डीजीपी साहब ने जो डीजीपी साहब ने कहा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कानूनी प्रक्रिया को बहुत संजीदगी से और जल्दी शुरू किया जाए। ये करने के साथ साथ में मैं आपको एक बात और बता देता हूं, वर्क साहब इतने सीनियर लीडर हैं, वो कहीं जरा ये बताएं कि जब कश्मीर के अंदर आतंकवाद आया था, बहन बेटियों की इज्जत लूटी थी, एक महिला को आरे से काटा गया था, वहां के लोग निकल गए, कभी इन्होंने खेद व्यक्त किया है? इस्लाम कहता है कि एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। इन्होंने कभी ये कहा कि ये बहुत बड़ा जुर्म हुआ है? ये पीएफआई के लोग, चाहे वो सिम्मी के लोग अथवा पूर्व नाम में भारत के उस समय बंटवारे के समय करने वाली मुस्लिम लीग के लोग, ये सब लोग इस्लाम के नाम पर इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग हैं। जो मोहम्मद साहब ने इस्लाम बताया है वो बताया है रूहानियत का, यानी ऊपर वाले की इबादत करने का, रूहानियत का, इबादत का, खिदमत का, मोहब्बत का। और ये वो लोग हैं जो मजहब के नाम पर सियासत का इस्लाम चलाना चाहते हैं, जो हुकूमत का इस्लाम चलाना चाहते हैं, जो दहशत का इस्लाम चलाना चाहते हैं, जो दौलत का इस्लाम चलाना चाहते हैं, जो कत्ल-ओ-गारत का इस्लाम चलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जितने भी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के होंगे, एनी हो, वो बीजेपी में भी लोग अगर हैं, और इन तमाम मुस्लिम और उसमें को लेकर के, क्योंकि आज तमाम आतंकवादियों को पनाह देने वाले बड़े बड़े लीडरों ने बीजेपी के अंदर भी संपर्क कर लिया है, ये मुझे पता है। तो चाहे किसी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मुरारी दास जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि तमाम आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोगों ने बीजेपी के अंदर संपर्क कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, इसको ब्रेक किया जाए। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और पूरे साफ दिल से ये कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बोलिए बोलिए। जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, चाहे वो समाजवादी पार्टी होगी, वहां तो उनका घर है, वो कांग्रेस के अंदर होगी, और ये लोग इनको आज तक इन मुस्लिम भाइयों को हमारे बेदर्द बना करके, बेगैरत बना करके आतंकी नहीं बना रहे, लैंड माफिया बना रहे, लव जिहाद का समर्थन कर रहे हैं।
ये देश के अंदर से किसी तरह बदअमनी करा करके और कहते हैं ऐ मुसलमान तू जो कर, बस मुझे वोट दे, और उसके ईमान को खराब कर रहे हैं। मदरसों का विषय आता है कि मदरसों में हो रहा है, मदरसों का विषय कल लखनऊ के अंदर मदरसा एसोसिएशन के सम्मेलन के अंदर प्रेस क्लब के अंदर मैं गया था, मेरा विषय था, मैंने रखा कि आप सच बात को समझो। उर्दू मदरसा एक तालीम का घर है, जो उर्दू भाषा हिंदुस्तान की भाषा है, उत्तर प्रदेश के बदायूं और बुलंदशहर से शुरू हुई भाषा है, और उसके ऊपर आपने अरेबिक को छोड़ अरबिया मदरसे को आप चलाइए, दीन की बात करिए, लेकिन जो सब मोहम्मद साहब ने कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम दुनियावी तालीम के लिए चीन जाना पड़े, वहां चले जाओ इल्म के लिए। इसलिए हिंदुस्तान की उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो मदरसे का सर्वे लिया, हमको पता तो चले ना कि यह कहां के लोग चला रहे हैं। नेपाल की बॉर्डर पर लगभग 8,000 मदरसे चल रहे हैं, वो वहां पर मुस्लिम आबादी नहीं है, वो क्यों चलाए जा रहे हैं? वो पीएफआई चला रही थी, वो सिम्मी चला रही थी, उनको पैसा कहां से आ रहा है? इन सब बातों की इंक्वायरी होनी चाहिए। पीएफआई पर ये प्रतिबंध लगाने में मैं कहता हूं थोड़ी देर हुई है, और पहले लगाना चाहिए, और उन चेहरों को बेनकाब करना चाहिए, उन राजनीतिकों को बेनकाब करना चाहिए जो इनको शरण देकर के इनकी वकालत करते हैं, और उन पर भी देशद्रोह का कानून लागू करना चाहिए। ठीक बात है। शकील सिद्दीकी साहब, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नंबर 2 के नेता और संत मुरारी दास जी ने साफ कह दिया कि भाई बीजेपी के अंदर भी कुछ लोगों ने संपर्क कर लिया है। इससे ज्यादा और साफ वो क्या कह सकते हैं? ये इस पूरे प्रतिबंध को और किस तरीके से आप पीएफआई की एक्टिविटीज को किस तरह से मानते हैं? और इमामों का भी एक संगठन पीएफआई का है, तो क्या मतलब पूरा एक तरीके से जहर घोला जा रहा था? शकील साहब, कि दुर्गेंद्र जी, हम आपको बता दें कि अल इमाम जो हमारा इमामों का संगठन है, पूरे देश का राष्ट्रीय संगठन है, और इस संगठन का काम है कि जो दशा इस वक्त इमामों की है, मदरसों का सर्वे जरूर किया जा रहा है। सर्वे के नाम पर मदरसों में किस तरह का सर्वे हो रहा है, इसे पूरी दुनिया देख रही है। जिस तरह की एक जो आरएसएस का एजेंडा सेट किया गया और भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थित दलों के नेताओं के द्वारा जिस तरह का जहर बोने का काम किया जा रहा है, इसके लिए मैं रामचरितमानस से 2 श्लोक जरूर लेना चाहूंगा कि जिस तरह से उसमें कहा गया कि चाहे भी तो हो नाथ हित मोरा, करो सुवेग दास में तोरा, और नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। देश की जनता को तो ये कह रहे हैं मैं इस देश का सेवक हूँ, देश की जनता का सेवक हूँ, लेकिन इस सेवा के नाम पर जिस तरह से नफरत का जहर खोला जा रहा है इस देश में, कभी मदरसों का सर्वे होता है, कभी पीएफआई या कभी सिमी। मैं ये कहता हूँ कि इस जैसे संगठनों पर होना चाहिए, बैन लगना चाहिए अगर इस तरह की कोई आतंकवादी गतिविधियां हो रही। लेकिन आरएसएस की योनि से पैदा हुए वो तमाम संगठन, जिसमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी और तमाम ऐसे संगठन हैं जिनके द्वारा आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त वो पाए गए, पूरी देश ने नहीं पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी, उस पर कोई बात नहीं होती, उस पर कोई चर्चा नहीं होती, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का बयान आता है। मुसलमानों के सबसे बड़े पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के द्वारा की गई, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ थे, कहाँ सो रहा था आरएसएस? क्यों नहीं उस पर उन पर सख्त कार्रवाई की गई? सिर्फ पार्टी से निकाल देना ही कोई सजा नहीं होती। आप पीएफआई को बैन कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो उससे पहले आरएसएस को भी बैन होना चाहिए, जिसकी ये बात लालू प्रसाद ने भी कही, लालू प्रसाद यादव ने भी ये मांग की है, और नरसिंह राव ने आरएसएस और सिमी दोनों पर एक साथ एक ही दिन प्रतिबंध लगाया था। ये पूर्व में नजीर भी है। निश्चित रूप से होना चाहिए, आरएसएस पर बैन होना चाहिए, क्योंकि आरएसएस का एक बड़ा एजेंडा इस देश में आज से नहीं काम कर रहा है। लेकिन आरएसएस आतंकवाद नहीं फैलाता भाई, शकील भाई। आतंकवाद नहीं, लेकिन आरएसएस की जो शाखाएं निकल आई है वो तो आतंकवादी जैसा काम कर रही है। ये जो पीएफआई का इमाम वाला संगठन है, इमामों का संगठन, इस पर क्या नजरिया है आपका? जो पीएफआई का हमारा नजरिया तो ये है कि इस देश की सुरक्षा सबसे पहले है। अगर कोई ऐसा संगठन है, अगर पक्के सबूत मिलते हैं कि वो इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, तो निश्चित रूप से उस पर बैन लगना चाहिए। लेकिन बिना सबूतों के, बिना मुझे नहीं लगता शकील भाई, मुझे नहीं लगता कि सरकार इतना बड़ा कोई कच्चा कदम उठाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, कोई इतना छोटा मसला नहीं है।
ऐसे लोगों को लखनऊ में अरेस्ट किया गया है। कोई पेंट का काम करता है, कोई कारीगर है, कोई मजदूर है, क्या ये आतंकवादी गतिविधियों में स्लीपिंग मॉड्यूल है? मुसलमान स्लीपिंग मॉड्यूल है कह रहे भाई, वो उनके साथ सुरक्षा एजेंसियां कह रही स्लीपिंग मॉड्यूल है। अरे सुरक्षा एजेंसियां तो फिर प्रज्ञा ठाकुर को मध्य प्रदेश में आपने देखा उनको किस तरह से उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित हुई और आज वो राष्ट्रीय नेता कहलाती है। इसी तरह से स्वामी यतीन्द्र सिंहानंद को ले लीजिए, ऐसे जहरीले बयान आते हैं इस देश में, इस देश की एकता अखंडता को छिन्न-भिन्न ठीक बात है शकील भाई, लगभग आपकी पूरी बात आ गई, लगभग आपकी बात आ गई। नकवी साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। नकवी साहब, एक तो पहला पीएफआई पर जो बैन है, सरकार ने 5 साल के लिए बैन लगाया। एक तो अवधि, आलोक जी ने कहा कि भाई अगर कोई आतंकवादी संगठन है तो अवधि का क्या मतलब, लगाइए बैन, पूरी तरह से नाबूद करिए, नष्ट करिए। और दूसरा कि इस तरह के मामले जब कोर्ट में जाते हैं तो उनका क्या हश्र होता है, क्या ये जो चीजें चार्जशीट होती है ये ठीक ठाक ऐसे एज इट इज वहां पर भी साबित हो पाती है या कुछ दिक्कतें आती हैं अगर मामला लंबा चलता है तो? नकवी साहब अनम्यूट करिए, आपको सुन नहीं पा रहे दर्शक जी। अभी आपकी आवाज नहीं आई, मुझे लगता कुछ व्यवधान है। अब आई? आ गई दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए। हाँ देखिए, ऐसा तेग मुंसिफ हो जहां दारो रसन हो शाहिद, बेगुनाह कौन है उस बस्ती में कातिल के सिवा। आज के दौर में सिर्फ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने से हम उस ऑर्गेनाइजेशन को, जब तक उसके फैक्ट्स न मालूम, हम उस फैसले के बारे में कोई राय नहीं दे सकते। आज गवर्नमेंट ने बैन लगाया, इस पर मेरे पास कौन सा ऐसी आला है जो मैं कह दूं कि साहब भी बैन गलत है? वो भी गलत होगा। लेकिन जो हालात हैं जो मुल्क में हो रहा है, इस मुल्क के अंदर मॉब लिंचिंग के मुलजिम जब छूटते हैं बेल पे तो उन्हें हार पहनाए जाते हैं। कश्मीर में एक लड़की का रेप होता है तो उसके मुलजिमों को छुड़ाने के लिए पूरी पार्टी के लोग पहुंच जाते हैं। बिल्किस बेगम के बारे में क्या हुआ, ये सारे वाकयात ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीजें पार्टीशन हैं, इसलिए शक शुबा जरूर पैदा होता है। गवर्नमेंट की एजेंसी जिस अंदाज में काम कर रही हैं, अब तो टैनी साहब ने कह दिया कि पीएफआई जो है, अब टैनी जैसा आदमी जो खुद क्रिमिनल है, इसके ऊपर खुद विशेष है, उसके बाद अब क्या रह जाता है? मैं क्या कहूं, टैनी की बात को बिल्कुल सच मान लिया जाए, क्योंकि टैनी जैसा क्रिमिनल, जैसा होम मिनिस्टर वो बात कह देगा तो उसके बाद अब गुंजाइश कहाँ रहती है आर्गुमेंट? इस मुल्क के अंदर गवर्नेंस में ऐसे लोग पहुंच गए हैं जिनका रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ बैकग्राउंड सारे हिंदुस्तान जानता है। नकवी साहब आवाज फिर चली गई, कृपया ठीक करें। तो गलत है और रात में लगा। नकवी साहब आवाज नहीं आ रही है, सुन नहीं पा रहे दर्शक। म्यूट हैं आप नकवी साहब। यूज कर रहे हैं तो ये चीजें जो है वो कैसे सही लगती है। लेकिन ये बात मैं कहूंगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो मजहब की बुनियाद पर बनेगा वो गलत होगा। हिंदुस्तान के अंदर लड़ाई अमीर और गरीबी की होनी है, सोशल फ्रंट से होना है, ये सब लोगों को समझना पड़ेगा। आप जो है किसी एक तबके के लोगों को साथ लेके चलें और मुल्क के अंदर जो बड़े मसाइल हैं, जो हमें बड़े लेवल पर सोचना है कि इस मुल्क के अंदर गरीब को कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसान को उसका पूरा राइट मिलेगा, तो ये सारी चीजें ज्यादा बिगर इश्यूज है। हमको एक ऐसी फिलॉसफी पे काम करना होगा जो सही मानों में हमें सोशल जस्टिस की तरफ ले जाए। मैं अभी फौरन ये इस बात की पोजीशन में नहीं हूं कि मैं ये कह दूं नहीं साहब पीएफआई के लोग साफ सुथरे हैं। वो क्या कर रहे थे, कर्नाटक की ऑर्गेनाइजेशन है, केरल के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं उसका मेरे पास फैक्ट्स नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पार्टीशन है, जो एटीट्यूड है, एक टारगेटिंग है, ये किया जा रहा है, उससे इलेक्शन में फायदा है, ये मैसेज दिया जा रहा है कि साहब अब हम जो है इसको कम्युनिटी को ठीक कर देंगे इस तरह से। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि हमें मुस्लिम कम्युनिटी को भी अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा और मॉडर्न एज में हमें साइंटिफिक एजुकेशन, साइंटिफिक टेम्पर की बहुत जरूरत है। ये बात जो है बहुत कम लोग कहेंगे, मैं बराबर ये बात कह रहा हूं कि चीजों को बदलना होगा। खाली जो है वो मदरसे चलाकर, अरबिक एजुकेशन लेकर चीजें नहीं चल सकती।
हम नेशनल स्ट्रीम से कहीं दूर रहेंगे। मैं ही समझता हूं कि जो सारे एक्शन हो रहे हैं उससे कम्युनिटी को फायदा होगा और कम्युनिटी को एमलगेमेशन की तरफ जाना चाहिए, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एमलगेमेशन। ये है हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है। आइसोलेशन में आप जाएंगे तो चीजें अच्छी नहीं होंगी। हमें अरब का मुसलमान अच्छा लगता है, वहां से लाके लूलूमान लगा देता है वो आदमी, अरब का पैसा लग जाए वो बहुत अच्छा है। दुबई में अरब बहुत अच्छे, उससे हमारे प्राइम मिनिस्टर बगलगीर होंगे, वो बहुत अच्छे। हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो गड़बड़ है साहब, ये सब है। प्रज्ञा ठाकुर हुई, कर्नल पुरोहित हुए, वो सब ठीक है। मोदी गुजराती के लोग करोड़ों रुपया लेके भाग गए, किसी पे लगा यूपीए, किसी पे लगा, उनको एनआईए ने उनको पकड़ा, किसी को आज तक पकड़ के लाया गया? सब लूट के ले गए देश को। वो देशभक्त है, वो लूटने के बाद भी देशभक्त है। यहाँ खिदमत करने के बाद भी हम जो है वो यहाँ के लोग गद्दार है। ये कितनी गलत बात है। एक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये हर एक को मौका मिलना चाहिए, हर एक के खिलाफ सही मानों में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। मैं इतना ही कहूंगा और कहूंगा कि भाई लोगों को बदलने की जरूरत है, लोगों को सोच बदलने की जरूरत है। जो मिनॉरिटीज के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं। अब आप बर्क साहब को सुन रहे थे, बर्क साहब तो कोई सवाल हो रहा था, बेचारे इस उम्र में पहुंच गए हैं कि सवाल कुछ हो रहा है, जवाब कुछ दे रहे हैं, वो तारीख में चले गए। अरे भाई मुस्तकबिल की बात करो, इस देश को मजबूत हम कैसे करें, इस मुल्क के अंदर कैपिटल हार्मनी कैसे लाए, तो इस बात की जरूरत है ना। काश नफरत की दीवार गिरा दे कोई, हम दोस्त है दुश्मन नहीं, बता दे कोई। जरूरत इस बात की है कि हम लोगों को आपस में समरसता बढ़ानी है, देशभक्ति का बहुत जरूरी है, देश से मोहब्बत बहुत जरूरी है। और इस तरह के जो टारगेट है ऑब्जेक्टिव कोई है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। थैंक यू जी। सुब्रत त्रिपाठी जी, अभी नकवी साहब ने कहा कि भाई सुरक्षा एजेंसियों पर भी उंगली उठती है और आप उसका बहुत प्रमुख अंग रहे, बल्कि आपने नेतृत्व किया है। ये खामखा लोग उठाते हैं, विपक्ष के इशारे पर उठाते हैं, या कुछ इस तरह की चीजें होती भी हैं? सुब्रत त्रिपाठी जी। जी मेरा प्रश्न आप तक पहुंच गया? हाँ, सुरक्षा उंगली वाली बात जो आपने कही, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं जी, ये चाहे जो सरकारों में किसी पार्टिकुलर में बात कर रहा हूं, जिसके पास ट्रांसफर और पोस्टिंग की पावर खैर जी, वह कोई डिपार्टमेंट उतना ही निष्पक्ष रह पाएगा जितना कि सरकार चाहेगी, चाहे सरकार कोई हो। यही सुरक्षा एजेंसियां हैं जिन्होंने आडवाणी जी दोषी पा लिया, थे या नहीं थे दुनिया जानती है। यही सुरक्षा, यही सीबीआई है जिसने खुद भाजपा के लोगों ने आरोप लगाए हैं। प्रश्न यह है कि सुप्रीम कोर्ट तक में जब एएन रे को चीफ जस्टिस बना दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट की वैलिडिटी पर स्वयं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने सवाल उठाए, उनके फैसलों पर सवाल उठाए। जिसके हाथ में ट्रांसफर और पोस्टिंग की पावर रहेगी वह आदमी अगर निष्पक्ष नहीं है तो कोई भी गवर्नमेंट आवे, किसी भी पार्टी गवर्नमेंट आवे, सुरक्षा एजेंसीज वही करेंगी जो सरकार चाहेगी, क्योंकि वहां पर वही आदमी पोस्ट हो पाएगा जिसके एटीट्यूड से सरकार सहमत होगी। चाहे वही आदमी सुरक्षा एजेंसी, वही एसपी अयोध्या में गोली चलवाता है और वही एसपी पूरी बाबरी मस्जिद गिर जाती है, एक लाठीचार्ज तक नहीं होता है। इसलिए सुरक्षा एजेंसीज न तो अच्छी है न बुरी है, घोड़ा घोड़ा है, घुड़सवार है। घुड़सवार की अच्छाई और बुराई पर घोड़े का मूवमेंट होता है। पुलिस विभाग चाहे उसकी जो एजेंसी हो वह एक चेतक घोड़ा है। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। वह एक निर्णय अच्छा या बुरा, आज डीजीपी कौन हो इसका फैसला जिस आदमी के हाथ में है, 20 लोग डीजीपी मान लीजिए रैंक है, कौन उस कुर्सी पर बैठेगा वही पूरे उत्तर प्रदेश के केस देखेगा। तो जिसके हाथ में फैसला है उसको कोई आदमी डिसोबे नहीं कर सकता। और मैं नहीं कर रहा हूं कि प्रेजेंट आदमी कैसा है, पास कैसा था, न मैं प्रेजेंट पर नहीं उठा रहा हूं, पास नहीं उठा। मैं केवल एनालिसिस दे रहा हूं कि जितना निष्पक्ष शासन होगा, चाहे प्राइम मिनिस्टर का, चाहे चीफ मिनिस्टर का, चाहे इस पार्टी चाहे उस पार्टी का,
उससे अधिक निष्पक्ष सुरक्षा एजेंसीज नहीं हो सकती जो जब चाहे तब सस्पेंड किया सकता है, जब चाहे तब पुट्ठे प्लाट मार के बाहर किया सकता है, जब चाहे तब बुलाया जा सकता है। सारे गुणदोष पिछले बार कितनी बार सस्पेंड हुए, कितनी बार बहाल हुए। गोयल साहब मैं अच्छाई का रंग बुराई कर रहा हूँ, सब लोग जानते थे कि पीछे सस्पेंड हो चुके हैं या नहीं सस्पेंड हुए हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, फिर भी ये डीजीपी बन गए, फिर भी ये डीजीपी से हट गए। तो ऐसा आदमी कभी फेयर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो वास्तव में है और फेयर तभी है जब उसका बात फेयर है। मैं नहीं कह रहा हूँ प्रेजेंट पास या पास फेयर था अनफेयर था। जी आलोक जी सुब्रत त्रिपाठी जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भाई ये जो एजेंसियां हैं वो चेतक घोड़ा हैं कुल मिला के। एक तो ये इन्होंने कहा हम अभी इसमें कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, न कोई कहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जैसा कि नकवी साहब ने कहा कि भाई सरकार ने सबूतों के आधार पर बैन लगाया, गिरफ्तारियां हुई और पीएफआई दूध की धुली नहीं है, ये निश्चित तौर पर ये तय है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो कुल मिलाकर एक बात, सुरक्षा एजेंसियों पर जो बार बार चीजें घूम फिर कर आती हैं, वो एक सुब्रत त्रिपाठी जी ने इस बात को कहा। दूसरा, क्या कुछ देश में बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये भी आज चर्चा खूब थी कि क्या देश में कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए क्या परिस्थितियां देश में मोड़ देती है, क्या चीजें आती हैं। अभी चीन में क्या था, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, रूस में क्या था, सारे लोग पुतिन के पीछे थे, खिलाफ हो रहे हैं। लंका में क्या था, सब लोग ठीक है प्रेसिडेंट साहब से खिलाफ हो रहे हैं। सुब्रत जी कल क्या होगा, मैं कोई ज्योति नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर आज बाई चांस ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर होती तो इसका 100 गुना उग्रवाद अगर पीएफआई कर रही होती तो किसी डीजी के दम नहीं था, किसी आईजी में दम नहीं था कि वह किसी पर एक रेड मारता, और रेड मारता तो वह सस्पेंड होता। किसी ददुआ का एनकाउंटर तब होता है जब मायावती से मोर्चा लेता है। किसी मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में ददुआ पर छापा मारने की किसी की औकात नहीं होती है। ठीक बात है कि पुलिस ना अच्छी है न बुरी है, वह एक रिवाल्वर। ठीक बात है त्रिपाठी जी। अब मेरा सवाल आलोक भदौरिया जी से है। भदौरिया जी, त्रिपाठी जी को आपने सुना। दूसरा मेरा ये सवाल बड़ा प्रमुख है इसका कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है देश में, इसके कोई संकेत संदेश हैं इस पूरे चीजों को लेकर? कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा फैसला, कोई बहुत सारी और चीजें होने वाली हैं, ऐसा लग रहा है क्या आलोक जी? दो चीजें हैं जी। क्या होने वाला है इसके लिए एक कुछ भी अटकल लगाना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। कोई जब पत्ते सामने खुल जाए तभी पता चलता है शासन के स्तर, नहीं तो एक आम लोगों को नहीं पता चलता। दूसरी बात, कुछ पैनलिस्ट ने हमारी एक बात बहुत अच्छी उठाई कि वो एमलगमेशन होना चाहिए मुस्लिम समुदाय का, लेकिन मेरे को इसी बात पे आपत्ति भी। मैं इस बात से सहमत नहीं। मुस्लिम एमलगमेट हैं, मुस्लिमों को सामंजस्य है, एक पार्टी उनके ऊपर आरोप लगा रही है, तो केवल आरोप लगाने से नहीं होता। वो 400 साल से इस देश में है, तो इस देश के ही वासी हैं। मैं इस चीज को नहीं मानता। अब सवाल ये है कि सबसे महत्वपूर्ण जो बात आ रही है कि वो घोड़ा है या नहीं है। लेकिन भाई सीबीआई, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है वो तो पिंजड़े में बंद तोता है। तो सवाल है घोड़े की तो दूर की बात है कि वो तोता है, तोता तो वैसे ही काम करेगा। मैं उस पर जाता भी नहीं। किसी भी राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है वो अपने उद्देश्यों को साधने के लिए ये सब काम करती है। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जो भी कार्रवाई कर रही है, मैं कह रहा हूँ मैं एनआईए के साथ हूँ, मुझे नहीं मालूम कि क्या सच है क्या सच्चाई है, लेकिन जो भी कार्रवाई कर रही है उसको मुकाम तक पहुंचाए, जल्दी से जल्दी मुकाम तक पहुंचाए। अनंत काल तक नहीं होना चाहिए। जैसे सीबीआई की भी जो रिपोर्ट आई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार उससे स्टेटस मांगा था कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। सुप्रीम कोर्ट तक ने इस पर सवाल खड़ा किया था। ईडी के भी आ रहा है, तमाम एक देश के कुछ, दिल्ली के कुछ प्रमुख अंग्रेजी के अखबारों ने तो जबरदस्त इस पर सवाल भी उठाए हैं कि कितने केसेस उठाए, कितने विपक्ष की नेताओं को आपने निशाना बनाया। मैं उस पर भी नहीं जाता, मैं कहता हूँ अब निशाना बनाइए। मैं तो ये भी मान के चलने के लिए तैयार हूं कि आपके पास में कोई ठोस सबूत होंगे, इसके आधार पर आपको निशाना बना रहे हैं, छापे डाल रहे हैं, लेकिन उसको मुकाम तक पहुंचाइए। आज देश को जरूरत है नारेबाजी नहीं। राजनीतिक पार्टी चाहे कुछ भी कहें, सेंट्रल एजेंसियों का काम है जो भी मामला हाथ में ले उसको जल्दी से जल्दी ठीक बात है मुकाम तक पहुंचाए है, अभी कोई नतीजा और आलोक जी, संत मुरारी दास जी ने बड़ी एक और मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ
पीएफआई को संरक्षण देने वाले लोग भाजपा के भी संपर्क में हैं। ये बड़ा सनसनीखेज मामला संत मुरारी दास जी ने बताया है। इस चीज को नहीं मानता कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, वो या समाजवादी पार्टी के हैं या तृणमूल के हैं। मैं इस बहस में जाता ही नहीं। मेरा मानना है कि अपराध अपराध है, आतंकवाद आतंकवाद है। उसमें किसी कपड़े की वेशभूषा देखना या किसी का जाति और धर्म देखना ये बिल्कुल उचित नहीं है। नकवी साहब ने ठीक है आलोक जी, मैं उससे सहमत। ठीक है आलोक जी, फाइनल कमेंट के लिए संत मुरारी दास जी के पास जाते हैं कि क्या आप व्यक्तिगत रूप से संगठन के तौर पर सरकार को कहेंगे कि भाई इस मामले को जल्दी से जल्दी इसका अंजाम तक पहुंचाइए, क्योंकि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं है। अगर पीएफआई आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रहा है और उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, ट्रेनिंग सेंटर चलाने के सबूत एनआईए के पास हैं, बहुत सारे सबूत हैं पीएफआई के खिलाफ, तो फिर उसको अंजाम तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए। जैसे ही मामला लिंगरान होगा फिर उस पर उंगलियां उठने लगेंगी कि इसके पीछे कोई मंशा दूसरी थी। दूसरी बात जो आपने कही कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं छतरी पाने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या उन पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? संत मुरारी दास जी, अंतिम टिप्पणी लेकिन बहुत कम समय में। मैं चौहान साहब ये आपको बताना चाहता हूं कि अपराधी चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे वो तस्करी करने वाले लोग हो, चाहे वो पीएफआई के रूप में देश के अंदर आतंकवाद फैला करके और इस्लामिक हुकूमत कायम करने के सपने देखने वाले लोग हों, इनके पास पैसा भी बहुत होता है और ये दिमाग के तेज भी बहुत होते हैं। तो ये हर राजनीतिक दल के अंदर संपर्क करते हैं, कुछ डायरेक्ट कर लेते हैं और कुछ के आका लोग अपना जो सफेद बहुत चेहरा बना के रखते हैं, बड़े आलिम का चेहरा बना के रखते हैं, जो बहुत बड़े समाज के प्रतिष्ठित लोग होते हैं, ये लोग यहाँ पर अपनी घुसपैठ कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा, हर राजनीतिक दल को ये चाहिए कि वो ऐसे लोगों के बारे में पूरी जानकारी करके उनके संबंध रखे। देश के नागरिक के नाते हर एक को हर एक के साथ जुड़ने का अधिकार और कर्तव्य है, मेरा भी है। मैं आज पिछले 15 वर्षों से और उसके पहले से भी मुस्लिम समाज के तमाम अच्छे लोगों से मैं मिलता हूं, जुलता हूं, बात करता हूं और राष्ट्रीयता की बात करता हूं। मैं उनसे सीखता हूं, मैं कुरान पाक के अंदर की बातों को सीखता हूं, मैं हदीसों के बारे में सीखता हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये दोनों ग्रंथ और मोहम्मद साहब ने हर एक मुसलमान को देशभक्त होने की बात कही है, वतन के लिए वफादार होने की बात कही है, वतन के सगे नहीं है। लेकिन मजहब के नाम पर चाहे 1947 हो, चाहे 1920 हो, चाहे यहाँ का कश्मीर का मुद्दा हो और या चाहे अन्य घटनाएं हो, जितनी भी प्रकार की घटनाएं हैं, चाहे बुर्का का प्रश्न उठा करके और ये पैदा करने का हो, चाहे मदरसों के अंदर सर्वे की बात आती हो, ये सब बातों के लिए अंदर लेकर के तमाम इनके बड़े ग्रुप हैं जो न्यूसेंस क्रिएट करने वाले वीडियो करते हैं। ये बिल्कुल करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार को विश्व के साथ खड़े होकर के इन आतंकवादी चेहरों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया संत मुरारी दास जी, बहुत शुक्रिया आपका। शकील सिद्दीकी साहब, आलोक भदौरिया जी, बहुत शुक्रिया। सुब्रत त्रिपाठी और बीडी नकवी साहब भी आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। और के न्यूज़ को देखने वाले उन करोड़ों दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जो के न्यूज़ को देखते हैं और मंथन कार्यक्रम को बड़े चाव से देखते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं। अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में भारत जोड़ो यात्रा के साथ आपको छोड़ जाएंगे एक ऐसी तस्वीर, एक किशोरा अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश कर रही एक लड़की राहुल गांधी से मिलने के लिए किस तरह जूझती है, और उस लड़की से जब राहुल गांधी मिलते हैं बच्ची से, तो कैसे वो भावुक होकर उसके आंसुओं निकल पड़ते हैं और किस तरह वो भावुक हो जाती है। ये तस्वीर बहुत भावुक है, देखिए। नमस्कार, धन्यवाद। Okay.